ओके। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। उसको बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 बाई डेल्टा टी। बीटा क्या होता है जी? बीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा क्या है? चेंज इन एरिया बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। गामा क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बाय 1 अपॉन डेल्टा टी। तो अल्फा बीटा गामा तीनों जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम, सबका यूनिट क्या होगा? पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है तो टी रेज टू माइनस 1, थीटा है तो थीटा रेज टू माइनस 1 लिखेंगे, और तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये लेंथ बाय लेंथ डायमेंशन लेस 1 बाय टेम्परेचर डिफरेंस। और इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए करते हैं। पर डिग्री सेल्सियस जो हम डिनोट करेंगे ये पार्टिकुलर टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए होता है, लेकिन सी के बाद अगर ये साइन लगाते हैं मतलब चेंज इन टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। ये जो दिखा रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या डिनोट करता है जी? चेंज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो अल्फा से बहुत सारा चीज हमें समझ में आ जाएगा। देखिए अल्फा से क्या क्या समझ में आ रहा है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए फाइनल लेंथ L2 था, इनिशियल लेंथ L1 है, तो इनिशियल लेंथ L1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एक्सपेंड करके लेके चलेंगे। तो अल्फा के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो अल्फा लिखेंगे कितना? अल्फा इज इक्वल टू सॉरी यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो क्या कहानी सामने आ रही है उसे समझिए। अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इंटू L1 T2 माइनस T1 डिफरेंस इन टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ये क्या है? L2 माइनस L1। तो L1 को उधर ले जाइए और L2 को इधर ले जाइए। तो अगर हम फिर से सजा के इसे लिखें, फाइनल लेंथ जो है L2 वो कितना होगा? दिस इज इक्वल टू L1 इधर चला जाएगा तो लिखेंगे L1 प्लस अल्फा इंटू L1 T2 माइनस T1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो L1 को अगर आप कॉमन लिख लोगे, L1 अगर कॉमन लिख लोगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तो इसमें ये बात तो आपने समझ गया कि डेल्टा टी जो है वो क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी चेंज, मतलब इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है। तो ये अगर बढ़ रहा है पॉजिटिव है, इसको भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। तो अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि L2 इज ग्रेटर देन L1, देन ओनली लीनियर एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो ही क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल। आई बात समझ में? तो इस लीनियर एक्सपेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप पता कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं इक्वेशन लिखता है L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो L0 का मतलब क्या? लेंथ ऑफ दैट सब्सटेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। टी मतलब क्या? डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री से T डिग्री तक, 0 डिग्री से T डिग्री तक। टी मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। T मतलब T माइनस 0, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो फाइनल लेंथ L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए ये बात तो हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अल्फा का यूनिट पता कर लिया, लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन अल्फा अगर निगेटिव आ गया तो लेंथ घटेगा।
अल्फा अगर निगेटिव आ गया तो लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो लेंथ जो है, रेसिस्टेंस भी लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस भी डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहीं कहीं लिखते हैं R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इस तरह से हम लिखते हैं। ये आर नोट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस आर मतलब रेसिस्टेंस है पार्टिकुलर टेम्परेचर T 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह से हम लिख लेते हैं और मान लेते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे रेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं और बताया भी जाता है। ठीक है, और समझा भी जाता है सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्मल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, ये हमारा टॉपिक है अभी का। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। क्या होता है थर्मल स्ट्रेन? भाई थर्मल स्ट्रेन तो स्ट्रेन ही होता है ना, क्या होता है उसको समझिए पहले। ठीक है, मान लीजिए ये खिड़की है, ठीक है, ये किसी भी घर की खिड़की है जिसमें से ये पार्ट फिक्स किया गया है, ये पार्ट भी फिक्स, ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्ट फिक्स है। ये एक विंडो है, ठीक है, ये क्या है, विंडो, खिड़की है, ये क्या है, खिड़की है ना। इस खिड़की में क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम के रॉड डाल के रखे हुए हैं। ये क्या है, एल्युमिनियम के रॉड डाले हुए हैं, है ना। ये क्या है, एल्युमिनियम के रॉड हमने डाल के रखे हुए हैं, एल्युमिनियम रॉड्स, ठीक है, जो कि फिक्स्ड हैं। ये इंड जो है, ये इंड जो है, ये इंड क्या है, फिक्स किया हुआ है। सिमिलरली ये इंड सब फिक्स है। फिर क्या होगा, अगर लाइट इसके ऊपर गिरेगी, सन की लाइट कहीं रॉड्स पे गिरेगी, खिड़की के रॉड्स पे गिरेगी, फिर क्या होगा, ये दोनों एंड्स तो फिक्स हैं, ये दोनों में क्या होगा फिर, कि पतला पतला रॉड है एल्युमिनियम का, मान लो अगर इसके ऊपर हीट गिर रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिन में 7 बजे 8 बजे जब सन की हीट ज़्यादा हो जाती है, सन का टेम्परेचर क्या हो जाता, सन जो है हमारे नज़दीक आ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसकी भी टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर में थर्मल स्ट्रेन शुरू हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेन मतलब टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ के डेल्टा टी हो गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ा तो लेंथ जो बढ़ेगा भैया वो क्या करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये लेंथ बढ़ा हुआ थोड़ा सा दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। आई बात समझ में, फोर्स ऊपर सप्लाई कर, ऊपर भी दे रहा है नीचे भी दे रहा है, फिर क्या होगा, ये इंटू खिसकने वाले नहीं है, ये भी खिसकने वाला नहीं है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो रॉड है इसके ऊपर फोर्स डालेगा, इसके ऊपर भी फोर्स डालेगा, लेकिन ये फोर्स डालने से क्या होगा, इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसको ना खिसका सकता है ना इसको खिसका सकता है, क्योंकि काफ़ी फिक्स सबस्टेंसेस ये सब फिक्स हैं, ये फिक्स्ड है, दीवार से सटा हुआ है। एल्युमिनियम जो है गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से एल्युमिनियम का रॉड अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, नहीं कुछ असर पड़ रहा है, नहीं कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या करेगा, खुद ही चेंज हो जाता है, खुद ही क्या होता है, बदल जाता है, खुद ही टेढ़ा हो जाता है, या अंदर की ओर चले जाता है, अंदर की ओर चले जाता है। एक बार ऐसा खिड़की देखा गया था, मैंने देखा था कि दिन में वो खिड़की जो है लगा रहे थे, लग नहीं रहा था, इससे सट रहा था, इससे सट रहा था, क्योंकि वो इस टाइप का हो गया था। एल्युमिनियम का रॉड अगर इस टाइप से है तो इस टाइप का रॉड हो गया था, सन की लाइट इधर आ रही थी, सीधा था, ऐसा सीधा था, लाइट दिया हमने, फिर क्या टेढ़ा हो गया, और खिड़की में सटी हुई थी, शीशा वाला खिड़की सटा हुआ था, उससे सटा रहे थे, सट नहीं रहा था। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि एल्युमिनियम का रॉड एक्सपेंड कर चुका था, एक्सपेंड करने से फोर्स अप्लाई कर रहा था, इन दोनों के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो पहले क्या हुआ, थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। पहले क्या प्रोड्यूस हुआ, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। इस थर्मल स्ट्रेन के प्रोड्यूस होने से यहाँ थर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया भाई, थर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में।
और थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से उसके अंदर में कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स भी प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में? तो जो ये फोर्स है टूटने वाला, जो ये एक्सपेंशन की वजह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस और जो फोर्स निकला वो फोर्स घुमाने के लिए काफ़ी था। मतलब वो फोर्स जो आएगा सन का लाइट, वो उतना फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो बेंड कर सकते हैं, उतने फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आई बात समझ में? उस थर्मल कॉम्प्रेसिव थर्मली एक्सपेंड हो रहा है, थर्मली जो रॉड एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो पहले समझिए कि थर्मल स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, होता है ना कि नहीं होता है? ये थर्मल स्ट्रेन है। थर्मल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? थर्मल स्ट्रेन को आप डिफाइन कर सकते हो अल्फा इंटू डेल्टा टी, कर सकते हैं ना जी। दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेन हो गया। थर्मल स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको, ये तो थर्मल स्ट्रेन हो गया, y इंटू डेल्टा एल वाई एल, ये क्या हो गया, थर्मल स्ट्रेस। ये क्या हो गया भाई, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस मतलब अल्फा इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये थर्मल स्ट्रेस हो गया। अब ये जो थर्मल स्ट्रेस है, जो आप थर्मल स्ट्रेस देख रहे हो, ये थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल फोर्स कितना होगा, कितने फोर्स से, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे, थर्मल फोर्स बोलो या बेंडिंग फोर्स बोलो, है ना। ये थर्मल फोर्स बेंड कर सकता है, तो बेंड कर सकता है। स्ट्रेस तो आपने लिख दिया, थर्मल स्ट्रेस आपने लिख दिया, और स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, फोर्स बाय एरिया होता है ना जी। तो थर्मल स्ट्रेस या फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस थर्मल स्ट्रेन, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या है, एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक स्टील रॉड है, एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर है, और उसको एक्सपेंड करने के लिए मना किया गया है, एक्सपेंड नहीं करना है, उसको फिक्स कर दिया, एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो रहा है। मान लीजिए 30 डिग्री था, 40 डिग्री हो गया, या 25 था तो 35 डिग्री हो गया, 20 था तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, टेम्परेचर राइज कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो नॉर्मली डिग्री सेल्सियस नहीं, जो भी कुछ भी टेम्परेचर से इतना है। तो अल्फा जो है, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, दिस इज गिवन एज 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है स्टील का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है इस स्टील में वो बताइए, और थर्मल फोर्स कितना डेवलप हुआ है उसमें ये बताइए। दोनों चीज आपको बताना है, और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या आंसर होगा आप बताओ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम लेना है लो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टील का रेल है, सॉल्यूशन का देखेंगे कि स्टील का रेल है जिसका लेंथ 5 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो प्रिवेंट किया जा रहा है एक्सपेंडिंग इन टेम्परेचर राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या आंसर होगा ये बताइए। अगर हमें इसका आंसर पता करना है तो कैसे हम पता करेंगे, क्या होगा आंसर, प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग इन टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस, अल्फा कितना होगा बताइए। थर्मल स्ट्रेन कितना होगा,
थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। तो पहले ये बताओ कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सॉरी थर्मल स्ट्रेस निकालना है ना। थर्मल स्ट्रेस जो निकालेंगे, थर्मल स्ट्रेस जो निकालेंगे वो तो बाद में निकालेंगे, पहले थर्मल स्ट्रेन कितना होगा। थर्मल स्ट्रेन जो होगा डेल्टा L/L स्ट्रेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेन है। अगर यही क्या बन जाता अल्फा इंटू डेल्टा टी हो रहा, बन रहा है। तो अगर मैं इसी को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा थर्मल स्ट्रेस। ये क्या बन जाता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, हाउ वी डिफाइन यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, काफी आसान है समझना। तो थर्मल स्ट्रेस को निकालना है काफी आसान। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है भाई, तो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो वो दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन, पर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस अल्फा टेम्परेचर चेंज कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हमें यहाँ निकालना है क्योंकि इसको भी कैंसिल करना होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो क्या लिखोगे 10 केल्विन। चलिए ये इतना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया। थर्मल स्ट्रेस जो आ रहा है ये इतना आएगा, कितना आ रहा है आंसर बताइए कितना आ रहा है। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है 2 × 1.2 मतलब 2.4 × 10⁻11 और ये कितना है 12 में से 5 गया तो 7 है ना, तो कितना आया 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इतना है, ठीक है। ये कितना है 11 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो 7, इतना है ना। तो 2.4 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये थर्मल स्ट्रेस आ गया। अब फोर्स कितना आएगा भाई, थर्मल फोर्स कितना डेवलप होगा, तो एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कर देते हैं, एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। एरिया इंटू थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा आंसर बताइए, एरिया कितना है, एरिया कितना है, एरिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 40 × 10⁻⁻4 × 2.4 × 10⁻⁻7, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। सेवन प्लस होगा ना 7, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ए इंटू थर्मल स्ट्रेस कितना होगा 7 1 8, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। फिर कितना बच रहा है 9.6, क्योंकि 4 × 2.4 करेंगे तो 9.6 हो रहा है, और एक जीरो इधर देंगे 10⁻8 8 - 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 10⁻4, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 9.6 को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 10 मान लेते हो तो 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स के बराबर जो है उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हुआ है। मतलब इतना 1 लाख न्यूटन अगर फोर्स प्रोवाइड किया गया, उसको बेंड किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको घुमाया जा सकता है, आई बात समझ में, उसको घुमाया जा सकता है आसानी से। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए, मैच कीजिए आपका आंसर सही है या नहीं।
क्वेश्चन क्या है वो समझिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन ए रिम ऑफ ए वुडन व्हील और बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट बहुत पिछले ज़माना वाला है, बहुत पहले वाला ज़माना वाला क्वेश्चन है ये। पहले होता था, लोग करते थे, आयरन को कितना गर्म करके उसको एक्सपेंड किया जाता था और व्हील पे चढ़ाया जाता था, रिम ऑफ द व्हील, ठीक है, लकड़ी के जो पहिया होता था उसके ऊपर चढ़ाया जाता था। डायमीटर ऑफ रिम एंड आयरन रिंग आर 5.243 meter and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. Find temperature to fit ring on the rim of it. कौन से टेम्परेचर पे इसको फिट किया जा सकता है? देखो 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना था डायमीटर, इसका डायमीटर रिम का कितना था, इतना, और रिंग का कितना था 5.231। तो जो रिंग है उसका ज़्यादा था और रिंग का कम था। तो किसको एक्सपेंड करना था? रिंग को हमको क्या करना है? एक्सपेंड करना, फैलाना है, उसको टेम्परेचर देना, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करना? एक्सपेंड करना है, हीट देंगे उसमें, इसको हीट देने से इतना तक एक्सपेंशन हमको लाना है, तो ये तो फिट बैठेगा। आई बात समझ में? फिट बैठेगा। तो समझिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछा कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा, 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस या 218 डिग्री सेल्सियस। दिया हुआ है अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.20 × 10⁻⁵ पर केल्विन दिया हुआ, ठीक है। अब समझिए इसमें कि क्या कहानी है। मान लीजिए कि ये आपका वुडन कार्ट है ना, वुडन कार्ट में रिम है, रिम की डायमीटर रिम है, ठीक है, ये क्या है? रिम, ठीक है, ये रिम है। इसी पे हमको क्या करना है? स्टील का रिंग को फिट करना है। क्या करना है? स्टील का रिंग को हमको क्या करना है? फिट करना है। तो फिट करना है भाई, तो इसके ऊपर ही फिट कर सकते हैं, यहाँ से डायमीटर से भी, या तो अंदर भी हम फिट कर सकते हैं ना, अंदर फिट करेंगे, सेम टू सेम। अगर फिट करना होगा अंदर में ही फिट कर देंगे, बाहर करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो सेम टू सेम करें, अंदर में फिट हो जाएगा, ठीक है। अंदर में फिट हो जाएगा तो लेंथ अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। मान लो ये रिंग ऐसा था, ये क्या था? मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये एक्सपेंशन अगर हम उसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंड करके ये कितना हो जाए? अब ये रिंग बन रहा है, रिंग के शेप का आकार धर लेगा, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो डायमीटर पहला दिया हुआ है इतना, दूसरे का डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो फॉर्मूला बैठाए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ के हिसाब से बना देंगे। तो अभी लेंथ को हम डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। d2 इज इक्वल टू लिखेंगे d1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। d1 की वैल्यू लिखेंगे कितना है भाई? पहला डायमीटर कितना है, तो लिखेंगे 5.231 मीटर, 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील की वैल्यू लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1.20 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है भाई? डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है? तो T -27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 5.243। तो इसको सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर कौन सा आएगा। 2 मिनट का वीडियो पॉज कर लो, मैं 1 नहीं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताओ कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तब तक मैं भी इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेंटली मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना आंसर होना चाहिए। तो इसका जो टेम्परेचर होगा सॉल्व करके देखोगे 218 के आसपास अगर आ रहा है तब तो ठीक है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये डी ही ऑप्शन सही है, बाद बाकी सी बी ए सारे ऑप्शन गलत हैं, सब के सब ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट और हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है? अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो 2 टाइम्स अल्फा होता है, और गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो 3 टाइम्स
3 टाइम्स अल्फा होता है। कितना होता है? 3 टाइम्स अल्फा। तो बीटा का कितना गुना? बीटा का कितना गुना? अगर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 इंटू बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, लेकिन ये आया कैसे? रिलेट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये रिलेशन जो हमने लिखा, ब्यूटीफुल रिलेशन, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, ये कैसे आया? ये हमें पता करना है। ये कैसे आया, कैसे पता करेंगे? पता करते हैं। तो अल्फा को आप लोग क्या मानते हो? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल बाय 1 बाई टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यही तो लिखते हैं। आई बात समझ में? तो इतना हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा क्या होगा? बीटा क्या होगा? तो बीटा जो है वो क्या होगा? डेल्टा एरिया बाय एरिया इंटू 1 बाई टेम्परेचर डिफरेंस, और गामा क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो तीनों में रिलेट करना है। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे? कैसे हम लोग डिराइव करेंगे? तो मान लीजिए चेंज इन एरिया लिखते हैं। तो चेंज इन एरिया, मान लो पहले लेंथ कितना था L, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा L। ठीक है, इतना एरिया फाइनल था, उसमें से L² घटा दिया, तो यही तो डेल्टा A है, चेंज इन एरिया। चेंज एरिया लिखेंगे कितना आएगा? L² प्लस L² कैंसिल हो जा रहा है, तो लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा L इंटू L। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं लिख सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे L² बाई L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा? L² बाई L लिखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा L इंटू एरिया बाय L। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीटा को डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे डेल्टा A बाय A, दिस इज इक्वल टू कितना? 2 टाइम्स डेल्टा L बाय L। तो डेल्टा L बाई L जानते ही हैं क्या है? अगर यहाँ नीचे से डेल्टा T से डिवाइड कर दें, यहाँ डेल्टा T से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा? बीटा जो है डेल्टा T, यहाँ भी क्या होगा? डेल्टा T, ये कितना है? 2 टाइम्स अल्फा हो गया, 2 टाइम्स अल्फा हो गया आंसर, काम बन गया। अब देखिए गामा से रिलेट करना है। तो मान लीजिए वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? तो मान लो एक क्यूब है, क्यूब का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया dt, थोड़ा सा टेम्परेचर T था, थोड़ा सा टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया dt टेम्परेचर, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इसका बढ़ गया, इंक्रीज किया। तो फिर कहानी क्या बनती है? चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम मतलब होता है लेंथ प्लस डेल्टा L, इसका क्यूब माइनस L क्यूब। फिर आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? L क्यूब प्लस 3 L² डेल्टा L प्लस 3 डेल्टा L² इंटू L माइनस L क्यूब। ठीक है, तो L क्यूब से L क्यूब कैंसिल। ठीक है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? 3 तो हमारा कॉमन टर्म है, ये बहुत स्मॉलर टर्म है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। डेल्टा L जो है बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम भूल जाएंगे। फिर क्या होगा? 3, ठीक है, L क्यूब डेल्टा L बाई L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोटा टर्म है इसीलिए। और प्लस एक डेल्टा L भी क्यूब होना चाहिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो टर्म आ रहा है आपका L क्यूब बाई L, ये क्या आ रहा है? L क्यूब, तो 3 डेल्टा L बाई L, और L क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वॉल्यूम डेल्टा V बाई V, दिस इज इक्वल टू कितना है? 3 डेल्टा L बाई L। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा से रिलेट करना था, आप आराम से रिलेट कर सकते हो। इस तरह से ये पता चला। गामा को रिलेट कर सकते हो। गामा लिखो यहाँ पर कितना? तो डिवाइड dt, फिर इसके बाद देखना है dt, इसके बाद क्या लिखना है? dt के बाद क्या लिखना है? ये कितना हो गया?
3 टाइम्स अल्फा। यही तो ब्यूटीफुल रिलेशन है। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। था क्वेश्चन काफ़ी आसान, ठीक है। देखो यहाँ हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखा है हमने थर्मल एक्सपेंशन में, तो मटेरियल्स का नाम भी लिखा है प्लस उसकी वैल्यू भी लिखी है। मतलब आपको किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यू डोंट नीड टू गो थ्रू योर बुक, आपकी किताब में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल्स क्या है उनको समझते हैं। एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जो कुछ भी है। देखिए एल्युमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁵, ब्रास का 1.8 10⁻⁵, आयरन का 1.2 इंटू 10⁻⁵, कॉपर का 1.7, सिल्वर का 1.9 और उनका इतना सबका दिखा हुआ है इंटू 10⁻⁵ है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है भाई, सबसे ज़्यादा किसका है एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा किसका है एल्युमिनियम का, जल्दी तेजी से एक्सपेंड करेगा। इससे कम किसका है गोल्ड का, गोल्ड भी एक्सपेंड करता है तेजी से, ठीक है। इसके बाद किसका ब्रास का, इसके बाद क्या है कॉपर का, इसके बाद 1.4 है ना, इसका है सॉरी सिल्वर, सिल्वर का एक्सपेंशन सेकंड स्थान पे है। गोल्ड का इसके बाद कौन सा स्थान पे है 5वां स्थान पे है। 6ठे स्थान पे आयरन का है, 7वें स्थान पर पायरेक्स का है ग्लास का, और 8वें स्थान पर लीड का, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन है नॉर्मली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, एक एवरेज टेम्परेचर तक ये कांस्टेंट माना जाता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू दिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ओके। तो हमने देखा कि जो अल्फा है एक्सपेंशन जो होता है नॉर्मल, समझिए कि एक्सपेंशन जो होती है सॉलिड सबस्टांसेस में, लिक्विड सबस्टांसेस में, वो एक्चुअली क्या होता है सॉलिड सबस्टांसेस लिक्विड सबस्टांसेस में एक्सपेंशन थोड़ा कम होता है। विथ राइज इन टेम्परेचर, with respect to rise in temperature there is less expansion in solids and liquid but there is more expansion in gaseous substances। gaseous substances में ज़्यादा expansion होता है, ठीक है। गैस सबस्टांसेस में क्या होता है ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, तो उसका जो गामा अगर हम लेते हैं अल्फा भी, इसको हम गामा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज या फिर गामा भी कह सकते हो। ये जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत सारे सबस्टांसेस का होता है। तो सॉलिड और लिक्विड्स का कम होता है, गैसेस का ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये अल्फा भी जो आप देख रहे हो जिसे हम गामा भी कहते हैं, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होता। ये प्रैक्टिकली क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ देखिए कॉपर का ही एग्जांपल ले लो, कॉपर का ही एग्जांपल ले लो। कॉपर सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे कॉपर का ही दे 250 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है। तो 500 केल्विन कितना होता है 100 डिग्री से ऊपर हीट टेम्परेचर होता है। तो ऐसे में हाई टेम्परेचर कॉपर का क्या कहानी है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अल्फा भी कॉपर का बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं अल्फा भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। पहले लीनियरली बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, बढ़ते कांस्टेंट हो रहा है। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो गामा है या अल्फा भी है किसी सबस्टेंस का या कॉपर का, वो कांस्टेंट होता है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, वैरी होता है। देखो इस तरह से वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे वैरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में, ये क्या होता है कांस्टेंट रहता है। तो चलिए ये सब बातें समझा दिया मैंने आपको। अब सबस्टेंसेस देखिए, इतने सारे सबस्टेंसेस हैं, सबका गामा दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वैसे एल्युमिनियम का 7.10⁻⁵। तो इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला सबस्टेंस कौन है, पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन करने वाला है कौन सा है, वो एल्कोहल। एल्कोहल मर्क्यूरी से भी ज़्यादा एक्सपेंशन करता है, ठीक है 18.2। इससे ज़्यादा एक्सपेंशन कौन करता है वाटर, उसके बाद एल्कोहल, ठीक है। सॉरी पहले कौन है एल्कोहल, और उसके बाद पैराफिन के बाद वाटर, मर्क्यूरी। इस तरह से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का 7 इंटू 10⁻⁵ है, ब्रास का इतना दिया हुआ है, आयरन का 3.5 और 10⁻⁵ है, सबका -5 नॉर्मली है। पैराफिन का 58.8, ग्लास जो ऑर्डिनरी ग्लास है इसका 2.5 10⁻⁵, पायरेक्स का इतना, मतलब सबसे कम
सबसे कम कौन सा सब्सटेंस का है भाई? इन्वार का। इन्वार मतलब जो एक एलॉय है, एलॉय मतलब आयरन और निकल का जो एलॉय होता है उसको इन्वार कहते हैं। ये सब बहुत कम एक्सपेंड करता है, बहुत कम एक्सपेंड करता है, समझ में आ रहा है? हार्ड रबर भी देखते हो कि कितना है, ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है हार्ड रबर। पायरेक्स है, सॉलिड सब्सटेंस है, सब ये सब भी कम करता है, ये सब भी बहुत कम करता है। देख लो आप आराम से, ये बहुत एक्सपेंड करता है, अल्कोहल एक्सपेंड करता है, पैराफिन एक्सपेंड करता है, फिर वाटर एक्सपेंड करता है, मर्क्यूरी एक्सपेंड करता है, ये सब है एक्सपेंशन, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन सारे चीज़ों में वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा। आई बात समझ में? वॉल्यूम का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। चलिए फिर और भी कुछ नॉलेज हम लोग गेन करते हैं।